नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए प्रेमचंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनकी रचनाएँ हैं, वह सारी की सारी लेके आया हूँ ताकि हम एक क्विक रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाला है और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, रिवीजन करना ही एक वो तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम नेट को अपना आधार बना करके उस लिहाज से हम चीज़ों को देखेंगे ताकि हमारे जितने भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो, टीजीटी, पीजीटी, DSSS, हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, प्रेमचंद से प्रश्न बनते ही बनते हैं, उनसे प्रश्न बनने स्वाभाविक है। तो आज हम रिवीजन करेंगे और इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है। आज हम रिवीजन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 माना जाता है और इनका जो निधन है 1936 ईस्वी में माना जाता है। देखिए, प्रेमचंद का जो नाम है, इनका जो असली नाम है जो इनके पिता ने दिया था वह था धनपत राय, और इनके चाचा ने भी इनको एक नाम दिया था जो कि नवाब राय था। प्रेमचंद जो नाम है इनका उपनाम है जो कि संपादक महोदय के द्वारा दिया गया है। जब ये हिंदी में रचनाएं करने लगे तो ये प्रेमचंद के नाम से करने लगे, इसलिए प्रेमचंद जो है इनका असली नाम नहीं है, इनका असली नाम जो है धनपत राय है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इनकी प्रमुख कहानियों को देखें तो देखिए, बड़े घर की बेटी जो कि 1910 ईस्वी में रची गई है। नमक का दारोगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1913 ईस्वी की रचना है। सौत 1915 ईस्वी की रचना है। सवा शेर गेहूं 1924 ईस्वी की रचना है। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की रचना है। देखिए, नमक का दारोगा 1913 ईस्वी की रचना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी की रचना है, इसको भी आप याद रखिए। सौत 1915 की, सवा शेर गेहूं 1924 ईस्वी और बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी। ये जितनी भी रचनाएं आप देख रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है उन्हीं को मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। कहानी संग्रह अगर देखें तो देखिए, सप्त सरोज 1917 ईस्वी की रचना है। फिर है नवनिधि 1917 ईस्वी की रचना है। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी की रचना है। प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी की रचना है। तो सप्त सरोज और नवनिधि ये दोनों की दोनों जो काव्य संग्रह है 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। प्रेम पूर्णिमा 1918 में और प्रेम तीर्थ 1928 में। कफन की बात करें तो कफन जो है 1936 ईस्वी की कहानी संग्रह है, और एक कहानी भी है कफन नाम से, जो कि इसी वर्ष या इसी समय पीरियड में लिखा गया था। और बाकी सारे पॉइंट जो है ऊपर है, एक मिनट। हाँ, ये रहे। देखिए, प्रेमचंद की कहानी और उनके विषयों को भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। देखिए, कहानी की बात करें तो पूस की रात जो है, आपको पता है किसान की त्रासदी की बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो किसान है वो अपना जो मतलब किसानी छोड़ करके मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है। तो पूस की रात जो रचना है 1930 ईस्वी की रचना है। और शतरंज के खिलाड़ी जो रचना है राष्ट्रीय चेतना की रचना है, 1924 ईस्वी की रचना है। ठाकुर का कुआं जो रचना है जाति भेद की रचना है, जो कि 1932 ईस्वी की रचना है। और पंच परमेश्वर जो कि रचना है न्याय प्रियता की रचना है, जो कि 1916 ईस्वी की रचना है। और इस कहानी संग्रह को पहला मतलब हिंदी कहानी भी माना जाता है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर को। और इसको देख लीजिए, प्रेमचंद की कहानियां निम्नलिखित है। तो नमक का दारोगा जैसा कि आपने देखा 1913 की है। सौत 1915 की है। पंच परमेश्वर 1916 की है। बलिदान 1918 की है। आत्माराम 1920 की है। बूढ़ी काकी, देखिए बूढ़ी काकी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें जो बूढ़े लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं उनके बच्चे, 1921 ईस्वी की रचना है। विचित्र होली 1921 ईस्वी की रचना है। और गृहदाह 1922 ईस्वी की रचना है। और इसको देख लीजिए,
हार की जीत 1922 ईस्वी की रचना है। परीक्षा 1923 ईस्वी की रचना है। आप बीती 1923 ईस्वी की रचना है। उद्धार 1924 ईस्वी की रचना है। सवा शेर गेहूं 1924 ईस्वी की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी की रचना है। और माता का हृदय 1925 ईस्वी की रचना है। और कजाकी 1926 ईस्वी की रचना है। देखिए, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर एक कहानी संग्रह है, जो कि 8 खंडों में विभक्त है, उसमें हमें देखने को मिलती है ये सारी कहानियां। तो अगर कभी आपको मन करे ये सारी कहानियां पढ़ने को, तो आप उस काव्य को, कहानी संग्रह को लेकर आइए मानसरोवर को, और पढ़िए जरूर। देखिए, ये जितनी भी कहानियां हैं, इसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण, उनको आप जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो उनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सुजान भगत 1927 ईस्वी की रचना है। इस्तीफा 1928 ईस्वी की रचना है। अलग्य ओझा 1929 ईस्वी की रचना है। पूस की रात 1930 ईस्वी की रचना है। तावान 1931 ईस्वी की रचना है। होली का उपहार 1931 ईस्वी का रचना है। और ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी की रचना है। तो देखिए, जितनी भी प्रेमचंद की कहानियां हैं, जो कि आप 1930 के बाद की देख रहे हैं, वो सारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्रेमचंद जो है सत्यता को दिखाने लग गए थे, कि जो समाज में विद्यमान है उन सभी चीज़ों को दिखाने लग गए थे। वे आदर्शवादी नहीं रह गए थे, इसीलिए जितनी भी कहानियां हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और 1913 ईस्वी की जो कहानी है नमक का दारोगा, वह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेटों वाली विधवा 1932 ईस्वी की कहानी है। और ईदगाह, देखिए ईदगाह जो कि बच्चे के बारे में, हामिद के बारे में बताया गया है, 1933 ईस्वी की रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है। नशा 1934 ईस्वी की रचना है। बड़े भाई साहब 1934 का। कफन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से कफन के कपड़ों को भी, मतलब जो उसके वो पति और वो ससुर रहते हैं, खा जाते हैं, और किस प्रकार से मतलब दरिद्रता को दिखाया गया कि जिन्होंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया वो किस प्रकार से मतलब वो व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। तो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। कफन 1936 ईस्वी की रचना है। दिल की रानी और सारंगा, सदावृक्ष, मेकू, मोटे राम शास्त्री, तो ये जितनी भी रचनाएं हैं इनको आप जरूर देख लीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बता रहा हूं उनको आप याद कर लीजिए। तो देखिए, पूस की रात जो कहानी है, इसके पात्रों को भी आप देख लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। पूस की रात कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। तो जो इसका नायक है पूस की रात कहानी में, उसका नाम है हल्कू, और उसकी जो पत्नी है उसका नाम है मुन्नी। और इसमें एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जबरा। तो ये पूछा जा सकता है कि जो जबरा है वह किस कहानी का पात्र है, तो पूस की रात कहानी का पात्र है। और ये जो कहानी है कब लिखी गई है, तो 1934 में लिखी गई है। तो जरूर इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने मतलब बहुत ही ज़्यादा बनेंगे ही बनेंगे, तो इनको आप जरूर याद कीजिएगा। शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्रों को भी देख लीजिए। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों वाजिद अली शाह के ज़मींदार हैं, और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। दोनों गहरे मित्र हैं और शतरंज खेलना उनका मुख्य कारोबार है। फिर ठाकुर का कुआं, इसको भी देख लीजिए, इसके पात्र जरूर पूछे जाएंगे। गंगी और जोखू, जो कि दलित पात्र हैं, दोनों के दोनों ही पति पत्नी हैं, गंगी और जोखू, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, और इनको जो है शुद्ध पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। तो इसी चीज़ को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। वह जाति प्रथा से त्रस्त समाज की गतिविधि है, वह प्रतिनिधि है। कहानी के आरंभ में वह पति को पीने का पानी देती है, लेकिन पानी जो होता है पीने के योग्य नहीं होता, उसमें सख्त बदबू आ रही होती है। मतलब वो जो पानी होता है बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है, जिसको पी के जो पति है और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। जो जोखू होता है वो पहले से ही बीमार रहता है, और उसको अगर हम गंदा पानी और देंगे तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो गंगी जो होती है वो कहती है उसको कि मैं ठाकुर के कुएं से पानी लेके आती हूँ, तुम इस पानी को मत पीना। और गंगी जाती है ठाकुर के कुएं से पानी निकालने के लिए। वो पानी जो होता है निकालने की कोशिश भी करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती, ठाकुर के डर के कारण नहीं निकाल पाती। और जब वह घर वापस लौटती है तो देखती है कि जो जोखू होता है वही गंदा पानी जो होता है, बदबूदार पानी जो होता है, पी रहा होता है।
तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें त्रासदी को दिखाया गया दलित वर्ग के। पंच परमेश्वर देख लीजिए, यह कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुए मतभेदों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। तो पंच परमेश्वर को हिंदी वो प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है, क्योंकि प्रेमचंद जो है पहले भी कहानियाँ लिखा करते थे, लेकिन वे उर्दू में लिखा करते थे। जब सोजे वतन जो उनका कहानी संग्रह था जो कि उर्दू में था, उसको जब्त कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद से वह हिंदी में कहानियाँ लिखना शुरू किया। और उसी टाइम से जो उनका नाम है प्रेमचंद, जो कि संपादक ने उनको नाम दिया था प्रेमचंद नाम से, जब से रचनाएं करने लग गए और वह प्रेमचंद के नाम से ही मशहूर हो गए। तो प्रेमचंद का जो असली नाम है वह प्रेमचंद नहीं है। प्रेमचंद का जो असली नाम है वह धनपत राय था, और उनके जो चाचा ने नाम दिया था वह था नवाब राय। तो वे पहले जब उर्दू में रचना किया करते थे तो नवाब राय के नाम से रचना किया करते थे, और हिंदी में उन्होंने जब रचना करना प्रारंभ किया तो वे प्रेमचंद के नाम से रचना करना प्रारंभ कर दिए। इसमें प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने की सफल कोशिश की है। तो ये जो कहानी है पंच परमेश्वर, इसमें नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की है। देखिए प्रेमचंद जो है नारी सशक्तिकरण की बात कब कर रहे हैं, 1915 या 16 के टाइम पे। आप सोच सकते हैं कि जो भारत की कंडीशन है उस समय, तत्कालीन जो भारत है, किस परिस्थितियों को झेल रहा होगा। स्वतंत्रता संग्राम चल रहे हैं तरह तरह, लेकिन प्रेमचंद कितने दूरदर्शी रहे होंगे कि वो नारी सशक्तिकरण की बात उस समय कर रहे हैं जब शायद ही कोई उस समय दूसरा व्यक्ति इन सभी चीज़ों के बारे में बोल रहा होगा। अगर हम इसको देखें, महेश्वर जो कहानी है अज्ञे द्वारा रचित रोज कहानी का पात्र है। रोज कहानी आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा कि जो जिंदगी है किस प्रकार से मतलब रोज की तरह चलती है, इसी को दिखाने की कोशिश की है। तो महेश्वर जो है रोज कहानी का पात्र है। महेश्वर कहानी की नायिका जो है मालती का पति है, जो कि डॉक्टर है। ठीक है। रोज कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। गैंग्रीन जो हुआ करती थी, एक प्रकार की बीमारी हुआ करती थी जो कि उस समय बहुत चल रही थी, और उसी को ठीक करने के लिए जो महेश्वर होता है, जो कि डॉक्टर होता है, गांव के डिस्पेंसरी टाइप कुछ मतलब जगह होती है, क्लिनिक होती है, वहाँ पे भेजा जाता है। और जो उसका जो जीवन होता है किस प्रकार से मतलब एक तरह से जो मालती है उसका जो जीवन है किस प्रकार से मतलब जीवन में कुछ रह नहीं जाता, तो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई। निरस हो जाता है तो निरसता के जीवन को दिखाने की कोशिश की गई है रोज कहानी के माध्यम से। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब सत्यता को दिखाया गया है। परिंदे को नामवर सिंह ने प्रथम कहानी माना है। परिंदे जो कहानी है, पता होगा आपको, परिंदे जो कहानी है इसको नामवर सिंह ने प्रथम कहानी माना है। उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, और इसको भी प्रथम कहानी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और देख लीजिए ये सारी चीज़ों को हमने एक मिनट देखिए, कहानी, लेखक, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका और संस्करण किसमें हुआ है। तो उसने कहा था कहानी को भी प्रथम कहानी माना जाता है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। कफन प्रेमचंद की कहानी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है चांद पत्रिका में। रोज जो कहानी है अज्ञे की है, जिसको हम गैंग्रीन कहानी के नाम से भी जानते हैं। 1990 ईस्वी की कहानी है और विपथगा के पहले संस्करण में हमें देखने को मिलता है। और देख लीजिए इस कहानी को, परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, और परिंदे जो है कहानी संग्रह भी है, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ है, और ये कहानी भी है। तो इस कहानी में जो परिंदे है कहानी संकलित है, इसलिए इस कहानी संग्रह का नाम परिंदे के नाम से भी हम जानते हैं। और 1956 ईस्वी में ये जो है हंस पत्रिका में ये जो कहानी है प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह को देखें, जो परिंदे कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन जो है 1960 में हुआ है। तो इसको आप जरूर याद रखिए, पूछा जाता है, क्योंकि जब भी कोई कहानी के नाम पे किसी कहानी संग्रह का नाम लिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी देख लीजिए, कहानी और पात्र।
तो देख लीजिए, ये कहानी उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसके पात्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस कहानी का नायक है वह है लहना सिंह, ठीक है। और बोधा सिंह और सूबेदारनी का ही बेटा होता है बोधा सिंह, वजीरा सिंह और लपटन साहब। तो ये सारे के सारे जो है इस कहानी के पात्र हैं। और लहना सिंह जो होता है फौजी बन जाता है बाद में। इसमें प्रेम कहानी दिखाई गई है, फ्लैशबैक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। इसमें एक शब्द है कुड़माई, जो कि विवाह के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो लहना सिंह जो है पूछता भी है एक बार सूबेदारनी से, बचपन में जब वो 11-12 वर्ष की उम्र में होता है, जब ये सूबेदारनी से मिलता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है। तो वो कहती है नहीं। तो ये देखिए, इसमें जो मतलब शैली है, फ्लैशबैक शैली में ये कहानी बताई गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कफन में जो पात्र हैं घीसू, ठीक है, घीसू है और माधव है। घीसू और माधव जो है पिता और पुत्र हैं। तो घीसू जो है बाप है और माधव जो है पुत्र है। और बुधिया जो है इसकी बहू है। तो घीसू और माधव जो आलसी किस्म के आदमी हैं और दलित हैं, ये कोई काम नहीं करना चाहते, बुधिया ही काम करती है, उनके लिए पैसे कमाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है तब ये दोनों इसका इलाज नहीं करवाते और इसके जो कफन के लिए पैसे लाते हैं उसको भी ये लोग खा जाते हैं और इसका जो अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं। रोज कहानी में मालती है जो कि नायिका है, महेश्वर जो कि उसका पति है, महेश्वर का बच्चा जो कि टीटी नाम इसमें हमें देखने को मिलता है। लेखक जो मालती के दोस्त हैं और रिश्ते में क्या लगते हैं, भाई लगते हैं। और लतिका, देखिए परिंदे कहानी की पात्र हैं लतिका जो कि नायिका है। मेजर गिरीश नेगी जो कि इसका आशिक या इसका एक तरह से प्रेमी कहा जा सकता है, लतिका का प्रेमी था। सुधा और जूली स्टूडेंट है लतिका के, ये जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। सुधा और जूली जो है स्टूडेंट है। करीमुद्दीन वहाँ का नौकर है। मिस ह्यूबर्ट जो है डॉक्टर है, डॉक्टर मुखर्जी। और मिस वुड जो है प्रिंसिपल है वहाँ की। और फादर एडमंड जो है वहाँ के पादरी हैं। और इसको देख लीजिए, कहानी रचनाकार और प्रकाशन वर्ष 7वीं के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की रचना है, 1935 ईस्वी की रचना है। 2 बाके भगवती चरण वर्मा की रचना है, 1936 ईस्वी की रचना है। विपथगा अज्ञे की रचना है, 1937 ईस्वी की रचना है। और अभिशप्त यशपाल की रचना है, 1943 ईस्वी की रचना है। और निशानिया उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है, 1947 ईस्वी की रचना है। तो देखिए ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और हमने इसमें बहुत सारी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी हमने उन सभी को देखा। तो देखिए हमने इस पे पहले ही बात कर ली थी, पूष की रात जो रचना है 1923 ईस्वी की प्रेमचंद की कहानी है और इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है। तो देखिए आज मैं आपको कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रेमचंद से संबंधित और जितनी भी मुख्य कहानियां थी उनसे संबंधित आपके लिए जो रिवीजन एक तरह से लेके आया हूं। अगर आपने इसको देख लिया तो आपको पक्का 5 या 6 नंबर का बेनिफिट आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा। और आप सोच नहीं सकते 5 या 6 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप एक यूनिट से इतने नंबर कवर कर रहे हैं तो बहुत ही ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स लगाइए, क्योंकि अब रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक्स का ही समय है। नया कंटेंट मत पढ़िए, जितना आपने पुराना पढ़ा है उसी को जितनी ज़्यादा बार रिवाइज हो सकता है उसको करिए, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में एक सफलता जो होता है सुफलता दिलवाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक आप बने रहिए, साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जितनी भी मतलब मैं क्लासेस लेता हूँ उन सभी के जो PDFs हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, तो वहीं से आप रिवीजन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़िए और ख़ुद भी वहाँ पे जितने कंटेंट दिए हैं उन सबको रिवाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका 80% हिंदी साहित्य से संबंधित जो सिलेबस है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी खुद से भी करते रहिए। तो आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।